ଗୋଟେ ଦି ଦିନ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଠୁ ହଟସ୍ପଟ୍ ନେଉଛି ତା ତା ଘର ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସିଏ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ତୁ ରାତି ଯାକ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ବଳ ବଳ କରୁଛୁ, ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ତ କମ୍ ସେ ତାକୁ ତା କାନକୁ ଗାଳି ଦେଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ତ ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଖରାପ। ମାନେ ମୋର ବି ଅବଶ୍ୟ ସେମ୍ ଜିଓ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ତ ମୋତେ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏତେ ଭଲ ଆସେନି, ତ ମୁଁ ତା ଭରସାରେ ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା 2-3 ଦିନ କଥା ହବ ଆଉ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀରେ କାମ ଚଳେଇଦବା। ମୋ ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ଭାଳି ଦବ ହେଲା। ମୋତେ ବି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ କିଛି ଭଲସେ ଆସେନି, ସବୁ ଖଣ୍ଡି। भाव, आपके डिमांड पर आज हिंदी में शुरू कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। हॉटस्पॉट अगर स्लो हुआ फिर देख लेना भाई, फिर उड़िया में चालू कर देना। फिर उड़िया में चालू कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। द पोर वाटर प्रेशर एट द वाटर टेबल इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफर इज। ये तो इंग्लिश में हो रहा है। अरे भाई क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। पोर वाटर का प्रेशर एट द वाटर टेबल, ओके। वाटर टेबल, वाटर टेबल टर्म हम किस में यूज करेंगे, कन्फाइंड एक्यूफर के लिए या फिर अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए। वाटर टेबल जो वर्ड यूज हुआ है अनकन्फाइंड, सेम टर्म अगर मैं कन्फाइंड एक्यूफर में पूछूं तो क्या होगा। वाटर टेबल का इक्विवेलेंट टर्म क्या है कन्फाइंड एक्यूफर में, जल्दी। चलो जल्दी बताओ। इप्सिता मैडम, प्रत्युष बाबू, शुभम बाबू, जयश्री मैडम, वाटर टेबल का इक्विवेलेंट टर्म कन्फाइंड एक्यूफर के लिए क्या होता है। वाटर टेबल का इक्विवेलेंट टर्म कन्फाइंड एक्यूफर के लिए क्या होता है। जैसे अनकन्फाइंड एक्यूफर में वाटर टेबल रहता है, वैसे ही कन्फाइंड एक्यूफर में क्या रहता है। हम्म, ये है प्रिपरेशन, कमन जल्दी। आर्टेसियन वेल, वेल के बारे में मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ। वाटर टेबल किसे बोला जाता है, वाटर टेबल का मतलब क्या है। क्या शुभम बाबू, जयश्री मैडम, क्या होगा। वाटर टेबल का इक्विवेलेंट टर्म, जैसे कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्यूफर में हम वाटर टेबल वर्ड यूज करते हैं, शाबाश। वाटर टेबल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर प्रेशर रहता है, ऐसे ही कन्फाइंड एक्यूफर में शाबाश पेजो इलेक्ट्रिक सरफेस, पेजोमेट्रिक सरफेस, यस पेजोमेट्रिक सरफेस, शाबाश। यस यस, तो वाटर टेबल, समझ गया। So the pore water pressure at the water table in an unconfined aquifer is equal to the atmospheric pressure. Good. The amount of water held in soil after wetting and subsequent drainage has become negligibly small. क्या है, एक सॉइल था, उसको तुमने पहले पानी में डुबो के रखा, फिर 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया वाटर ड्रेनेज होने के लिए, फिर जो रिमेनिंग वाटर सॉइल में रुका उसको हम क्या बोलेंगे, विल्टिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे, रियली विल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। उसको फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है, ओके। उसको फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। विल्टिंग पॉइंट किसे बोला जाता है, एक ऐसा सॉइल है जिसमें जो भी पेड़ है पत्ता है वो लोग अपने विल्टिंग कंडीशन, विल्ट मतलब क्या होता है ଯେତେବେଳେ, हाँ ड्राई कंडीशन, ମାନେ ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବି, ଯେଉଁ
हम माने पूरा जो सुखी जाती। ओके, तो विल्टिंग पॉइंट है क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ड्यूरिंग विच water the leaves are wilted in trees। ओके, इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ओके, consider the following statement regarding effective porosity of rocks। Effective porosity is the porosity available for fluid flow। Effective porosity arises due to interconnected pore spaces। For unconsolidated porous medium, porosity and effective porosity always have different values। Unconsolidated porous medium। ओके, देखो क्या आंसर होगा, बताओ। इफेक्टिव पोरोसिटी इज द पोरोसिटी अवेलेबल फॉर फ्लूइड फ्लो। ठीक है, या फिर गलत है? ए करेक्ट। इफेक्टिव पोरोसिटी अराइजेस ड्यू टू इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस। ठीक। फॉर unconsolidated porous medium, porosity and effective porosity always have different values। दिस इज रॉन्ग, हमेशा डिफरेंट नहीं रह सकता। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पोरोसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव पोरोसिटी, है कि नहीं? यस और नो? हमेशा नहीं रहेगा, ऑलवेज वर्ड गलत है। अच्छा, पोरोसिटी इज ग्रेटर देन इफेक्टिव पोरोसिटी और इफेक्टिव पोरोसिटी इज ग्रेटर देन पोरोसिटी। कोई भी कंडीशन ले लो, पोरोसिटी इज ग्रेटर देन इफेक्टिव पोरोसिटी रहेगा और इफेक्टिव पोरोसिटी ग्रेटर देन पोरोसिटी रहेगा। कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड दोनों सेडिमेंट ले लो। अच्छा, इफेक्टिव पोरोसिटी विल बी ग्रेटर देन पोरोसिटी। ठीक है, व्हाट इज पोरोसिटी? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज पोरोसिटी? प्रत्युष बाबू, व्हाट इज पोरोसिटी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। गुड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो एक पत्थर है, एक रॉक है, अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ ये जो इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस वो आते हैं या फिर टोटल सारे वॉइड्स आते हैं? एवरी होल्स विल बी इंक्लूडेड और ओनली दोज आर इंटरकनेक्टेड? पोरोसिटी में, in case of porosity every pore spaces will be included whole। good, okay। in case of effective porosity, in case of effective porosity क्या होगा? good, those only connects। then मुझे बताओ अभी क्या होगा? ओके जयश्री मैडम, देन फाई ग्रेटर देन फाई ही होगा और फाई ग्रेटर देन फाई होगा। पोरोसिटी को मैं फाई लिख देता हूँ। यस, पोरोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इफेक्टिव पोरोसिटी। पोरोसिटी ऐसे सिंबल दिया जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, या तो ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा, कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्यूफर प्रॉपर्टी। एक्यूफर के प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, व्हिच इज आर करेक्ट। ओके, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, अच्छा ये बारे में तो डिस्कस किए थे कल ही क्लास में, बताओ अभी।
हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पोरस मीडिया एंड द फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। ठीक है, गलत है, क्या है? ऑप्शन वन, ट्रू और फॉल्स, टी और एफ? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ट्रू, ट्रू, गुड। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द पोरस मीडियम। ओके, अच्छा, तो दो और तीन में कंफ्यूजन होगा। देख लो, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द पोरस मीडियम और द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड। किसका प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी? फ्लूइड का प्रॉपर्टी है या फिर मीडियम का? शाबाश। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, फ्लूइड का नहीं। ठीक है, परमेबिलिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मीडियम फर्स्ट, देन द फ्लूइड। सो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 करेक्ट, गुड। ओके, स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होगा? स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक स्टोरेज कम ऑन, गुड, शाबाश। स्टोरेटिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक स्टोरेज इनटू थिकनेस था कि नहीं? स्टोरेटिविटी यूनिटलेस होता है, याद है? हम्म, ओके, ओके, देन वन, पोरोसिटी, पोरोसिटी, पोरोसिटी A2D3। ओके, A2 पोरोसिटी डायमेंशनलेस, D3 L2 T1 L T1, गुड, नाइस, नाइस, गुड। 115, which one of the following statement regarding Darcy's law is correct? Darcy's velocity is proportional to the square of the hydraulic gradient. Okay, true or false? A, true or false? Darcy velocity, good. Darcy velocity is proportional to the square root of the hydraulic gradient. False. Darcy velocity is directly proportional to the hydraulic gradient. Good, good, good. 116, Reynolds number already done. Rho v d by mu क्या होगा? Inertial force by viscous force. Good. The average interstitial already done 4 times. जयश्री मैडम, याद है? 1/4 होगा या फिर 4 टाइम्स होगा? hmm. 119, which one of the following doesn't come under spreading method of artificial recharge? Okay, आर्टिफिशियल रिचार्ज का स्प्रेडिंग मेथड मतलब, स्प्रेडिंग मेथड, हाँ, स्प्रेडिंग मेथड मतलब क्या होता है कि तुम्हें पानी को एक बड़े से एरिया में स्प्रेड कर देना है ताकि इजीली वो परकोलेट होके जा सके। तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ो पता चल जाएगा। पंपिंग का मतलब क्या होता है? पानी निकालना या फिर पानी डालना अंदर? वी टेक आउट, यस। ड्रॉइंग, पंपिंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, गुड, शाबाश। ओके, देन ये वाला बताओ, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस NaCH का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला याद रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, टोटल हार्डनेस माइनस अल्कलिनिटी। ओके, ये फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन में आ रहा है उसी का रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। ओके,
118. In application, the stable isotope of groundwater study, the estimated relative fractionation is expressed as, okay, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। O18/O16 का रेशियो जब निकालते थे, याद है किसी को? O18/O16 का जो डेल O18/O16 फॉर्मूला याद है? क्या है? लास्ट में हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 100 या फिर 1000? 1000। सिंबल क्या रहता है? जैसे पार्ट्स पर 1000 का सिंबल ये है, ठीक है, नीचे और एक जीरो, परसेंटेज के सिंबल के नीचे और एक जीरो रहता है, तो पार्ट्स पर 1000 में निकाला जाता है हमेशा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर 120 नंबर क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statements regarding the artificial recharge of the groundwater system is either correct? It neither artificial recharge of the groundwater system is, it neither maintains nor augments the groundwater resource. It combats the adverse condition. ओके, पहला ऑप्शन तो गलत ही है, सबको पता चल रहा होगा। आर्टिफिशियल रिचार्ज का मतलब यही होता है कि हम पानी को ऑगमेंट करते हैं, है कि नहीं? ये मेंटेन करता है और ऑगमेंट करता है ग्राउंड वाटर रिसोर्स को। पहला ऑप्शन तो गलत है, तो 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, आगे बंद करके 2 और 3 करेक्ट। ओके, इप्सिता मैडम, जयश्री मैडम, दैट्स ग्रेट, ग्रेट, गुड। अभी करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ओके, 2022 का हमें करना है साउथ सर्वेल्ट। ओके, 109 से करते हैं। What is the average drawdown over 150 square kilometer area where 30 million cubic meter of water is pumped through a number of uniformly distributed wells? The specific yield of the unconfined aquifer is 25%. So I think everything is given here. What is the average drawdown over 150 square kilometer area? Okay, area 150 kilometer square, and you have 30 million cubic meter of water is pumped through a number of uniformly distributed wells. Okay, we need drawdown. Drawdown means DH. We have specific yield 0.25. Then we have 30 million cubic, 30 into 10 to the power 6 meter cube water. Okay, easy peasy. दगा बाजरे। ओके ओके, फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जयश्री मैडम, अच्छा इप्सिता मैडम, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, del GW is equal to SYA DH. We have everything. इसको कन्वर्ट कर दो, 150 किलोमीटर स्क्वायर विल बी 150 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर. So we need DH. DH will be GW by SYA. तो डिवाइड करने पे कितना होगा?
150 into 10 to the power 6 divided by, sorry, 30 into 10 to the power 6 divided by 150 into 10 to the power 6, 0.25, 10 to the power 6, 10 to the power 6 cancel out, then बचा है कितना, ओके, 30 into 100 divided by 150 into 25, so 120 by 150, 0 0 कैंसिल आउट, 3 से काटूंगा तो कितना होगा, 4/5, 0.8, 0.8 ना, 0.8, ओके। जीएसआई में प्रीलिम्स के टाइम पर शायद कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, नहीं होता है ना, नहीं है। तो ये सब जो छोटा मोटा कैलकुलेशन खुद से ही करना है। इसमें अगर एक जीरो मिस हो गया, कहीं पर कुछ गलत हो गया तो फंस जाओगे। लेकिन जीएसआई अच्छा काम ये करता है कि तुम्हें मोस्टली आंसर बहुत डिफरेंट देता है। जैसे ऑप्शंस बहुत इधर उधर के देते हैं, कोई एक ही ऑप्शन तुम्हें लगेगा जो कि ठीक है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ट्रांसमिसिविटी। ट्रांसमिसिविटी का यूनिट क्या है, ट्रांसमिसिविटी का यूनिट क्या है, यूनिट्स मीटर स्क्वायर पर डे, यस, के बी टी इज इक्वल टू के बी, नहीं, मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर डे कर दो। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट थिकनेस ऑफ द कैपिलरी जोन। कैपिलरी जोन का थिकनेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। थिकनेस ऑफ द कैपिलरी जोन वेरीज डायरेक्टली विद द पोर साइज ऑफ सॉइल। ओके, thickness of the capillary zone varies inversely with the pore size of the soil. Thickness of the capillary zone varies directly with the square root of the pore size of the soil. Thickness of the capillary zone has no relationship with the pore size of the soil. क्या होगा, मुझे जितना याद है यही रहता है ना, height of the capillary zone or thickness of the capillary zone is equal to 0.15 divided by radius of the pore, so inversely proportional to the pore sizes of the soil। ठीक है, okay, 113, which one of the following statement is correct regarding the applicability of the Darcy's law। डार्सी लॉ का एप्लीकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन एनी मीडियम। डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लैमिनर फ्लो इन सैचुरेटेड पोरस मीडियम। डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टर्बुलेंट एंड लैमिनर फ्लो। डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ फ्लो। डार्सी लॉ का क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द डार्सी लॉ लिमिटेशंस। डार्सी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पोरस लीनियर लैमिनर फ्लो। ओके, और फ्लो लीनियर और लैमिनर फ्लो के लिए क्या चाहिए, तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर 1 to 10 के अंदर होना चाहिए। डार्सी लॉ का आप लोगों को पता होगा कि क्या, डार्सी लॉ का जो वैलिडिटी है वो रेनॉल्ड्स नंबर 1 to 10 के अंदर होता है। तो रो वी डी बाई म्यू, तो वेलोसिटी को बहुत स्लो होना पड़ेगा तभी जाके तो आर कम होगा। रेनॉल्ड्स नंबर का क्या है फॉर्मूला, रो बी डी बाई म्यू है ना, इनर्शियल वेलोसिटी बाई योर इनर्शियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स। तो आपका इनर्शियल फोर्स बहुत कम होना पड़ेगा तभी जाके आपका रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा। तो इसीलिए डार्सी लॉ को अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट यूज करने लगे हैं माग्मा का जो पाथ स्टडी करने के लिए। ओके, बट उसमें भी वही प्रॉब्लम है, माग्मा का क्योंकि विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए आर ई कम हो जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर कम हो जाता है। तो उसमें भी डार्सी लॉ का हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि माग्मा का फ्लो मोस्टली लामिनर लीनियर ही होता है। डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लामिनर फ्लो इन ए सैचुरेटेड पोरस मीडियम।
Rho m is the density of mineral particles and rho d is the bulk density. Then the porosity alpha of rock can be expressed as, is porosity का formula on the basis of bulk density and solid density और mineral density क्या होगा? phi is equal to 1 minus rho b by rho s, यही था ना? rho s minus rho b by rho s. रो एस के जगह रो एम लिखना है, रो बी के जगह रो डी लिखना है, ठीक है. If grains in an aquifer material have same sorting, packing and fabric, then which one of the following relationships is correct about expected hydraulic conductivity of the aquifer? Okay, grains have same sorting, packing and fabric. तो सिर्फ ग्रेन साइज के हिसाब से ही हो जाएगा, देख लो. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी permeability depends on grain size or not? Permeability depends on grain size or not? Yes or no? Yes. Good. Porosity depends on grain size. Does porosity depends on grain size? No. Good. Good. Nice. Blue baby syndrome. ब्लू बेबी सिंड्रोम और मेथेमोग्लोबिनीमिया किसके वजह से होता है? मेथेमोग्लोबिनीमिया और जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं किसके वजह से होता है? 118. कौन से? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको जीएस में भी पूछ सकता है. नाइट्रेट कंटामिनेशन. क्या? आयरन? बट नाइट्रेट कंटामिनेशन. फ्लोराइड कंटामिनेशन के लिए क्या होता है? फ्लोराइड कंटामिनेशन के लिए क्या होता है? फ्लोरोसिस. नाइस. नाइस. गुड. गुड. तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है ये भी याद रखना. इसके वजह से इन्फेंट्स में, बच्चों में क्या होता है? एक्सेसिव इन्फेंट्स का ड्यू टू एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा लिखा नहीं है, एक्चुअली छोटे बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे को मेथेमोग्लोबिनीमिया भी बोला जाता है. उनका वही ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम आता है नाइट्रेट के बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से. फ्लोराइड में क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है. तो फ्लोराइड का अमाउंट कंटेंट जो है वो एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा होगा भी खराब है, कम होगा भी खराब है. तो उससे क्या होता है? फ्लोरोसिस के वजह से हमारा जो बॉडी का जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो जाता है, मतलब वो सब मेल्ट होना शुरू हो जाता है. जैसे जहाँ पर भी फ्लोराइड का कंटामिनेशन होगा वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा कि बहुत सारा पैरालाइज्ड लोग मिलेंगे. उनका मतलब पैर वगैरह, उंगली, ये सब ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गया होगा. ये बहुत बड़ा एक मतलब केस स्टडी है महाराष्ट्र का एक एरिया पे फ्लूइड कंटामिनेशन का. फ्लूइड कंटामिनेशन किसके वजह से हो सकता है? कौन से मिनरल का एक्सट्रैक्शन की वजह से फ्लूइड कंटामिनेशन हो सकता है ग्राउंड वाटर में? ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में. कौन सा मिनरल का? कोल. ओके. एक बहुत उड़ीसा में बहुत होता है. उड़ीसा वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दैट मिनरल. कोई भी कॉमन मिनरल याद कर लो जिसमें फ्लोराइड होगा. फ्लोराइड मतलब एफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. माइका ग्रुप में कुछ है जिसमें फ्लोरीन आता है? माइका ग्रुप के लास्ट में एफ आता है. एफ ओ एच रहता है कि नहीं रहता है?
किसके वजह से होता है? बायोटाइट, मोस्कोबाइट, इनमें लास्ट में FOH रहता है, तो फ्लोरीन इजीली वेदर होके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिसके वजह से फ्लोरीन का कंटामिनेशन दिखाई देता है। ये मुझे कैसे उड़ता उड़ता क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं हमारा जो बैकग्राउंड अभी माइनिंग बैकग्राउंड में हूँ ना, मतलब माइनिंग तो नहीं, मिनरल एक्सप्लोरेशन बैकग्राउंड में मैं काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा में कौन सा मिनरल बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, फिर कौन सा मिनरल का उड़ीसा अच्छा प्रोड्यूसर है। तो उसमें ऐसे चला था, क्रोमाइट, तुम्हारा क्या हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब होते होते मैंने फिर माइका बोला। फिर माइका से क्वेश्चन आया कि माइका का माइनिंग हो रहा है, तो वो माइका का माइनिंग ग्राउंड वाटर पे कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो माइका की वजह से फ्लोराइड कंटेमिनेशन दिखाई दे सकता है। The Reynolds number of a fluid in a conduit is 12. If the velocity of flow is increased twice and the diameter of the conduit is reduced one third, what will be the new Reynolds number? Easy question है। वेलोसिटी को बढ़ाया गया 2 गुना, डायमीटर को बढ़ाया गया 1/3, तो 36/2। ओके, क्या होगा? Reynolds number is equal to rho VD by mu. Okay, 12. The velocity of flow is increased by twice and the diameter of the conduit is reduced by one third. So rho BD by mu already given 12. 4. 4 into 2, 8. ठीक है इप्सिता मैडम? 116 इजी क्वेश्चन कर लीजिए तो शायद। हार्डनेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 4.1 डैश प्लस 2.5 डैश, क्या रहेगा 4.1 के बाद? 4.1 के बाद क्या रहेगा? Mg 2.5 Ca। ओके, बताओ अभी कितना होगा? डी पक्का 455 ppm। ओके गुड गुड। Artificial recharge of groundwater is generally done by digging pits or shafts in areas where the previous formations are। ओके, आर्टिफिशियल रिचार्ज कहाँ पर किया जाता है? डिगिंग पिट्स और शैफ्ट्स, छोटा छोटा पिट बना के कहाँ पर किया जाता है? एट शैलो डेप्थ where the previous formations are। at shallow depth, impermeable at all depth, at greater depth or absent। क्वेश्चन का मतलब क्या है? हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, तो मैं वहां पर गड्ढा खोद के पानी क्यों डालूंगा? अगर जो एक्यूफर है, जो रॉक फॉर्मेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है इसीलिए डालूंगा, या फिर वहाँ पर एब्सेंट है, एक्यूफर नहीं है वहाँ पर डालूंगा, या फिर वो रॉक फॉर्मेशन इम्परमेबल है एट ऑल द डेप्थ्स वहाँ पर डालूंगा। ये तीनों का तीनों ऑप्शन सैलो ही होगा। गुड, डिगिंग करके डाल रहे हैं क्योंकि सैलो डेप्थ में ही है। बाकी देखो, अगर इम्परमेबल है तो यहाँ पर मैं क्यों ही आर्टिफिशियल रिचार्ज करूंगा अगर पानी नीचे नहीं जाएगा। अगर एट ग्रेट डेप्थ है, अगर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, तो फिर मैं ऊपर का थोड़ा सा खोद के क्या ही फायदा है, पानी तो पहुंचेगा नहीं ऐसे भी। दूसरा बात है एब्सेंट है, अगर वहां पर एक्यूफर एब्सेंट ही है तो वहां पर क्यों ही मुझे रिचार्ज करना है। तो तीनों का तीनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। एट शैलो डेप्थ, जब
तुम्हें एक्यूफर का रिचार्ज करना है और बहुत ही कम डेप्थ में एक्यूफर है, तो तुम ऊपर का मिट्टी हटा दिए और पानी डालना शुरू कर दिए। ठीक है। नॉर्मली टॉप सॉइल क्या होता है, हार्ड होता है। टॉप सॉइल को हटा देने के बाद लूज सॉइल आ जाता है, तो उसमें डाल दो पानी, इजीली परमेबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा, पहले 120 करो। द जनरल रेंज ऑफ विड्थ ऑफ डिच एंड फॉरो मेथड। डिच एंड फॉरो मेथड के लिए जनरल विड्थ क्या रहता है? विड्थ ऑफ डिच इन डिच एंड फॉरो मेथड। अच्छा, डिच का विड्थ क्या रहता है? जो छोटा छोटा डिच किया जाता है उसका विड्थ कितना रहता है डिच एंड फॉरो मेथड में? यस, 0.3 टू 1.8 मीटर। बहुत ही बड़ा थिकनेस का नहीं बनेगा, ठीक है, बहुत ही कम थिकनेस का बनता है। हम लोग डीच एंड फॉरो मेथड के लिए तुम लोग बहुत जेसी वैसी भी यूज नहीं करते हो, हाथ से ही खोद के जो बनाया जाता है। जैसे गांव, तुम जमीन में जहाँ पर हमारा फार्मिंग होता है वहाँ पर भी बहुत सारे जगह पर डीच एंड फॉरो मेथड का यूज करा जाता है। इसलिए मैं बोला ना कि तुम्हें अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ऑप्शन देख के कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन देता है। In groundwater samples, the concentration of NaCa, Mg are blah 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 equivalent per million respectively. What is the अच्छा SAR formula? formula क्या था? Na plus divided by Ca2 plus Mg2 plus by 2। ठीक है। तो अभी Na दिया है 15, 12 6 18 बाई 9 का 3, 15 बाई 3 5। गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, शाबाश। तो हमारा ख़त्म हो गया 2 साल का, अब बचा 1 साल और, उसको ख़त्म करेंगे कल, फिर तुम्हारा हो जाएगा फुल स्टॉप हाइड्रो पे। नेक्स्ट कुछ करना है या फिर तुम लोग रिवीजन करोगे?